आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये दो टॉपिक हैं और दोनों टॉपिक बहुत प्यारे हैं फिजिक्स के, और इन दोनों टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस क्या होती है? तो सोचिए जरा, जब आप एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होती है जिसके जरिए से आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है ना। अगर मान ले, देखिए जरा सा एग्जांपल समझें तो हमें सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, आपके पास एक पॉइंट ये ए है जो इनिशियल पोजीशन है आपकी, और आपको यहां से यहां पहुंचना है। सपोज करें बी पॉइंट के ऊपर आपको ए से चलना है और बी तक पहुंचना है। आपने तीन रास्ते चूज करे। एक रास्ता ये चूज करा जो 10 किलोमीटर का है, ये पाथ 1 है। सपोज कर लेते हैं 10 किलोमीटर का रास्ता चूज करा आपने। एक रास्ता आपने और चूज करा कि आप यहां से कहीं चले गए किसी पॉइंट सी के ऊपर, और सी से फिर बी पे गए, यानी कि ऐसे डायरेक्ट ना जाके बल्कि किसी पॉइंट से गए। ये जो टोटल लंबाई है ये 15 किलोमीटर की है, और ये पाथ 2 है। और एक रास्ता आपने सीधा तय करा जो बिल्कुल स्ट्रेट है, सबसे छोटी डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन पे है। ये आपकी है सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता है, और ये पाथ 3 है। अब जरा हम देखें इस डायग्राम में। देखिए, अगर आपको पूछा जाए कि ए से बी की डिस्टेंस पाथ 1 में कितनी है, तो आपका जवाब होगा 10 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि ए से बी की डिस्टेंस पाथ 2 में कितनी है, तो आपका जवाब होगा 5 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए ए से बी की डिस्टेंस पाथ 3 में कितनी है, तो आपका जवाब होगा 5 किलोमीटर। तो बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट कि किसी भी दो पोजीशन जहां से आप चले हैं और जहां तक गए हैं, उस तक पहुंचने के लिए हमने जो भी रास्ता चूज करा है, जो भी पाथ चूज किया है, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। तो डिस्टेंस क्या है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ of the path by which we reach initial point to final point। हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जिस भी रास्ते से पहुंचे हैं, उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ है वही हमारी डिस्टेंस है। बिल्कुल बात सीधी सी है और समझ में आने वाली बात है। लेकिन अब हम देखते हैं अगला जो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सी है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दोनों पॉइंटों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू final point is called displacement। अब जरा हम फिर से पहले वाले एग्जांपल पे आते हैं और उस एग्जांपल को देखते हैं। अब ये बताइए कि पाथ 1 जो है वो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो जवाब है नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। पाथ 2 को देखो आप, पाथ 2 ए और बी के बीच की डिस्टेंस कहला सकती है,
डिस्प्लेसमेंट नहीं कहला सकती। लेकिन पाथ 3 को देखो तो पाथ 3 ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है, साथ साथ में हम उसको कह सकते हैं कि ये ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, अगर दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींची जाए तो वो सबसे छोटी दूरी होती है। आप हमेशा याद रखें, आप लोग भी छोटे हैं, समझिए इस बात को। दो पॉइंट के बीच में ये सबसे छोटी दूरी नहीं होगी, ये सबसे छोटी दूरी नहीं होगी। कौन सबसे छोटी दूरी होगी? जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होती है? दो पॉइंट के बीच में खींची गई सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन सबसे छोटी दूरी होती है। तो इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें पाथ 3 क्या है? पाथ 3 ए और बी के बीच की क्या है? हाँ, वो डिस्टेंस भी है और वो डिस्प्लेसमेंट भी है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे और उसी को ही डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। पाथ 1 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता ए और बी के बीच का, ठीक है ना, और पाथ 2 भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। सोचो जरा, अगर हम ए से बी तक गए हैं तो एक्चुअल में हम डिस्प्लेस कितना हुए हैं? तो हम एक्चुअल में डिस्प्लेस सिर्फ 5 किलोमीटर में है, लेकिन हमने अगर पाथ 1 चूज करा है तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है, डिस्टेंस कवर करी है। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके डिस्प्लेस कितना हुआ है? डिस्प्लेस सिर्फ 5 किलोमीटर में। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो भी दो पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी? वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है ना। और जिस पाथ के जरिए ऐसे बी तक पहुंचे हैं उसकी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? वो डिस्टेंस कहलाएगी। समझ में आ रही होगी बात आपको। अच्छा चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, तो उससे और हमारी ये बातें क्लियर होंगी और समझ में हमको आएंगी। अब बहुत अच्छे समझिए इसको। उसके बाद हम इनकी 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 इस पे ये चर्चा करेंगे कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके बारे में और सारी चीजें भी जानेंगे। अब देखते हैं जरा, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हम एक पॉइंट हमारा ये ए है और हमें पहुंचना है एक पॉइंट बी पर, लेकिन हम गए हैं ए से सी और उसके बाद बी पहुंच गए हैं। ए से सी की दूरी 4 किलोमीटर की है और सी से बी की दूरी 3 किलोमीटर की है। अब जरा गौर करें और समझें कि अगर ए से ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, और हम वाया सी ए से बी तक पहुंचते हैं, तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? तो हमारा जवाब होगा कि हमने जो डिस्टेंस कवर करी है वो कितनी है? 4 + 3 = 7 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हम कितना डिस्प्लेस हुए हैं, तो आपका जवाब होगा 7 किलोमीटर हम डिस्प्लेस नहीं हुए। डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर नहीं है, क्योंकि ए और बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी ए से। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस जो होगा वो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ रही बात? अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लगा के इसको हल करें तो ए बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16 + 9 होगा। तो ए बी विल बी इक्वल टू हो जाएगा √25, क्योंकि ये ऐड होने के बाद 25 आएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब ये दूरी कितनी है? ये 5 किलोमीटर है। अब हमें बताइए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ ए से बी तक जाने में? तो हमारा जवाब है डिस्टेंस कितनी कवर करी थी? 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? 5 किलोमीटर। वो डिस्प्लेस सिर्फ 5 किलोमीटर हुआ है, जबकि डिस्टेंस उसने कवर करी है, उसने 7 किलोमीटर कवर करी है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस 7 मीटर है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा? तो हमें नजर आएगा कि सरकमफेरेंस विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2πr
और 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 मीटर आ जाएगा। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से ए से चले और फिर ए पे ही वापस वो पहुंचे तो वो 44 मीटर की दूरी तय करेगा सरकमफ्रेंस के ऊपर। अब सोचने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए एक बंदा ए से दौड़ना चालू करता है और ए से दौड़ के वो यहाँ बी पे पहुंचता है, ठीक है ना। अगर वो ए से चला और बी पे पहुंचा तो बताइए उसने कितनी दूरी तय करी, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर करी और कितना वो डिस्प्लेस हुआ। तो चूंकि ये टोटल लेंथ 44 है तो यहां से ये जो दूरी है ये कितनी होगी, ये 22 होगी। यानी कि ये जो ट्रैक है ये जिसपे हमने जिसको कर्व से बना दिया है ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी 22 सॉरी। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, डिस्टेंस ए से बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितनी होगी 22 मीटर, क्योंकि आधा सरकमफ्रेंस उसने कवर किया। अगर आपसे पूछा जाए कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो डिस्प्लेस कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका कितना है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें शॉर्टेज डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। शॉर्टेज डिस्टेंस ये नहीं हो सकती, बल्कि शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, वो यहां से ये होगी, ठीक है ना। अगर 7 रेडियस है तो ये डायमीटर कितना होगा उसका, तो हमें पता चलेगा कि डायमीटर 14 होगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 14 मीटर होगा। तो आपको बात हमारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ए से बी तक वो उसने इस पाथ का इस्तेमाल किया, तो इस पाथ की जो लंबाई है वो उसकी डिस्टेंस है, मगर इन दोनों पॉइंट के बीच की जो छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि वो डिस्प्लेस से 14 मीटर हुआ है और डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने 22 मीटर कवर करी है। अच्छा, अब इनके बारे में और कुछ चीजें हम समझते हैं। देखिए देखें कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि मान लेते हैं ए से हम बी पे गए और बी से फिर ए पे चले आए, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 44 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, मगर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसी मूवी का ऑब्जेक्ट का 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। ये मेन डिफरेंस है, याद रखिए, ठीक है ना। एक और डिस्टेंस के बारे में और भी जानकारी ले लें। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। देखिए 2 तरीके की क्वांटिटियां होती हैं, एक तो होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है स्केलर। वेक्टर कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए। स्केलर कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही हमें जरूरत पड़ती है। जैसे मान लेते हैं हम अपने हाथ पे रखे हुए इस मार्कर पे कहें कि आप फोर्स लगाइए, तो आप फोर्स मान लें हम आपसे कहें 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, जो 10 है वो मैग्नीट्यूड हो गया। आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, क्या हमने आपसे पूरी बात कही, नहीं कही पूरी बात, क्योंकि मान लेते हैं आप इधर फोर्स लगा देंगे तो हम आपसे कहेंगे नहीं हमने तो इधर के लिए फोर्स लगाने को कहा था, आपने इधर क्यों लगा दिया, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जब तक डायरेक्शन के साथ नहीं बताया जाएगा हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि फोर्स सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमें बात मैग्नीट्यूड से सिर्फ समझ में नहीं आती, फोर्स को समझने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है कि हमें कितना फोर्स लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है, ये जरूरी हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप। तो और इसके अलावा हम अगर देखें कि जैसे मान ली टेम्परेचर वगैरह है, हम ये कहें कि इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या इसके लिए हमें डायरेक्शन की बताने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, इसके लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना।
तो टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी और डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, इसको और एक एग्जांपल समझ लें तो और आपकी बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। सोचो जरा, अगर हम ए से बी तक जाना चाह रहे हैं तो ए से बी तक हम चाहे जिस डायरेक्शन में जाएं हम पहुंच सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हम इधर से जाएं, इस डायरेक्शन में हमारा मोशन हुआ है, गौर से देखिएगा, हम ऐसे गए, ठीक है ना। लेकिन क्या हम ऐसे जाएं तो हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल ऐसे भी पहुंच जाएंगे इस डायरेक्शन में। क्या डायरेक्शन का लेना देना डिस्टेंस से है? नहीं है, ठीक। लेकिन सोचिए अगर आपको डिस्प्लेस होना है ए से बी के बीच में, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सिर्फ इसमें ही जाना पड़ेगा डिस्प्लेस होने के लिए। क्या इसके अलावा भी किसी और डायरेक्शन में जाके डिस्प्लेस हो सकते हैं? नहीं, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जब भी बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि इतने मीटर डिस्प्लेस हुआ और इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब जरा इस बात को और समझते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होगी। अगर आप कभी भी बताओगे कि जैसे ये हमने यहाँ लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे इसके आगे ए टू बी, ए से बी तक 5 किलोमीटर हुआ, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी बताएंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन के फॉर्म में बताएंगे या किसी पॉइंट की फॉर्म में बताएंगे। पॉइंट की फॉर्म में बताने का तरीका है, मान लेते हैं 2 पॉइंट है ए और बी, और एक ऑब्जेक्ट ए से बी के बीच में 5 किलोमीटर डिस्प्लेस होता है, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर ए टू बी। ए से बी 5 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। अगर वो ए से बी ना जाके बी से ए पे आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर बी टू ए हो जाएगा। अगर हम ए बी वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो बी टू ए को हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानेंगे। समझ में आ रही बात? नेगेटिव क्या करेगा? सिर्फ उसकी साइन को बदल देगा। पॉजिटिव अगर ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है तो बी से ए के बीच का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, दोनों के एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट दोनों की क्या है? वो मीटर है। मीटर में ही हम इनको कैलकुलेट करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, और एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो मीटर। ये भी मीटर में ही होता है, ठीक है ना। थैंक यू।